Hello students, welcome to VETS IES. Now first of all, a very happy new year to all of you. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स 2024 में अपना सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो सब इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जो है वो सफल हों। बस इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जो अपकमिंग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आपका यूपीएससी का एज वेल एज स्टेट पीसीएस का, यूपी स्टेट पीसीएस का, एक चीज़ बस आप ध्यान रखिए कि राइट अप्रोच के साथ राइट डायरेक्शन में द हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जैसे हिंदी सिनेमा का एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि फिल्में जो हैं वो हिट होने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें होना चाहिए। तो देखिए, किसी भी पिक्चर को हिट होने के लिए, ब्लॉकबस्टर बनने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। वन इज योर एंटरटेनमेंट, सेकेंड इज एंटरटेनमेंट एंड थर्ड इज एंटरटेनमेंट। इसी तरीके से सिविल सर्विसेज हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें सफल होने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है? द ओनली इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड इज द हार्ड वर्क। कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कीवर्ड्स कि फुल डेडिकेशन के साथ आप कठिन परिश्रम करते जाइए, ईमानदारी के साथ, राइट डायरेक्शन में, और बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ इस अपकमिंग प्रीलिम्स के एग्जाम को दीजिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि उसमें आप पॉजिटिवली जो है वो निकल के आए और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। Now this session is related to something about foreign policy of India. Now इस वीडियो लेक्चर में जो मैंने टॉपिक कवर किया है, that is what were the strategic realities as far as Indian foreign policy is concerned in the year 2023, और 2024 में भारत की विदेश नीति के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं या हमारे चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है ये आपके सिविल सर्विसेज के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन पॉलिसी का जो आपका टॉपिक है, इंडियाज फॉरेन रिलेशन का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। दूसरा, इफ यू आर हैविंग पॉलिटिकल साइंस एज योर ऑप्शनल पेपर, तो वहां के लिए भी आपका ये जो वीडियो है, टॉपिक है, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में 2024 जो अब शुरू हो चुका है, इस 2024 में आने वाले दिनों में भारत की विदेश नीति किस तरह से रहने वाली है, या हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग 2023 को देखते हैं। एक आपको याद होगा 2022 में जब जो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर मोदी जी से पूछा गया और उनकी मुलाकात जब हुई व्लादिमीर पुतिन से, एससीओ की मीटिंग थी, उसी दौरान उनकी जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा दैट दिस एरा इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये जो युग है ये युद्ध का युग नहीं है। तमाम इन सारे चीजों के बाद भी हमने देखा कि 2023 का जो साल रहा वो जो है बहुत अप्स एंड डाउन और बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट भरा वो जो दौर था, वो जो साल था, वो हमको देखने को मिला। जहां हमने देखा कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो स्टिल कंटिन्यूड है, वहीं हमने देखा कि इजराइल और हमास के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ हमको नजर आया। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि 2023 का जो साल रहा वो बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के आया, और इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इंडिया का जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट रहा उसके सामने बहुत सारे क्रिटिकल चैलेंजेस जो हैं वो इमर्ज होकर के आए। कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तो हमारे लिए इंटरनेशनल एंगेजमेंट के दौर में एक उस फील्ड में एक चैलेंज ऑब्वियसली बात है इरप्ट हो गया, राइज हुआ कि अब इंडिया का क्या स्टैंड होगा, वेदर इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन रशिया और वेदर इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन अमेरिका, दैट इज द यूक्रेनियन साइड। और दूसरी तरफ जब इजराइल और हमास का मुद्दा आया तो भी दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया कि अब भारत का क्या रुख रहेगा। इस वजह से हमने ये देखा कि ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इससे इंडिया का जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट था उसके सामने तमाम चुनौतियां जो हैं पैदा हुई, कई अपॉर्चुनिटीज भी हमको देखने को मिली।
हाँ, बड़ा इंटेलिजेंटली हमने, भारत सरकार ने जो है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, इस पूरे सिनेरियो को 23 के टैकल किया। उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। दैट इज द नंबर वन इंसिडेंट इज योर क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट का जो संकट है, जो क्राइसिस है, उस वजह से किस तरीके से क्या दिक्कतें आई। तो जब ये जब इजराइल और हमास का मुद्दा शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच एक नॉर्मल रिलेशंस को जो है बिल्डअप करने का जो दौर चल रहा था, उस दौर को डिसरप्ट कर दिया हमास के अटैक ने। हमास ने अटैक किया, आप सबने देखा ही होगा, इजराइल के ऊपर। उस अटैक से क्या हुआ? उस अटैक से ये हुआ कि जो इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच में एफर्ट्स जो चल रहे थे कि रिलेशंस जो है वो सस्टेन किए जाएं, एक हेल्दी रिलेशन बनाया जाए बिटवीन इजराइल एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसरप्ट हो गया। और इस हमास के अटैक से 1200 से अधिक जो है सिविलियंस मारे गए, और साथ ही साथ में मोर देन 230 वर टेकन एज हॉस्टेज। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी क्राइसिस के तौर पे देखा गया। इसका रिटेलिएशन क्या हुआ, इसका रिपरकशन क्या हुआ, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि इजराइल ने भी गुस्से में आकर के, ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी भी देश के ऊपर इस तरीके का आतंकवादी हमला होगा तो वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो इजराइल ने भी रिटेलिएट किया। अब इजराइल के रिटेलिएशन से व्हाट वाज द रिजल्ट? इजराइल के रिटेलिएशन से क्या हुआ कि उसके भी अटैक से गाजा स्ट्रिप पर, गाजा पट्टी के ऊपर जब मिलिट्री अटैक हुआ, तो वहां भी बहुत सारे फिलिस्तीनियंस जो थे, जो इनोसेंट सिविलियंस थे, वो मारे गए। एक उम्मीद के अनुसार कहा गया कि लगभग 20,000 से ज्यादा जो फिलिस्तीनियंस हैं, जो गाजा में रह रहे हैं, वो मारे गए। तो कुल मिलाकर के आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ये इशू हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो है एक क्राइसिस इरप्ट हो जाता है, जिसको आप मिडिल ईस्ट क्राइसिस कहते हैं। अब ये जो संकट चल रहा है, जो 2023 में शुरू हुआ, आज भी कंटिन्यूड है। आज भी इजराइल और हमास के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है ना। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरी दुनिया भी बढ़ती हुई हमको नजर आई, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हाँ, ये अलग बात है कि जो इजराइल का अटैक हुआ एक रिजल्ट के तौर पर गाजा स्ट्रिप पर, उस अटैक की आलोचना कह लीजिए, क्रिटिसिज्म कह लीजिए, वो अमेरिका ने किया। लेकिन फिर भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से जो वर्ल्ड है वो बढ़ती हुई नजर आई। तो हमारे लिए भी एक स्ट्रैटेजिकल एक क्राइसिस सा पैदा हुआ कि अब हम किस तरीके का स्टैंड लें इस इशू के ऊपर। तो हमने जो है, ऑब्वियसली बात है, शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे नेहरूवन एरा में या आफ्टर द इंडिपेंडेंस, भारत ने पैलेस्टीन के सपोर्ट में, एक सोवरेन पैलेस्टीन के सपोर्ट में हमेशा स्टैंड लिया। लेकिन प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट ने इजराइल के ऊपर जो आतंकवादी हमला हुआ हमास का 7 अक्टूबर को, उसको क्रिटिसाइज किया कि ये गलत हुआ, क्योंकि आतंकवादी हमला जो है वो कहीं पर भी होता है, वो जो है वो ठीक या उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर के हमारे फॉरेन रिलेशंस, हमारे इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती जो है वो उभर के आई। और आप देखेंगे कि इस इजराइल और हमास के जो रिलेशंस हैं या जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे इजराइल और अरब वर्ल्ड का जो रिलेशन है वो डिरेल्ड हो गया। और आज भी गाजा का क्या फ्यूचर है ये अननोन है, कि गाजा स्ट्रिप का भविष्य क्या है ये आज भी किसी को पता नहीं है। कोई इस पे उम्मीद नहीं कर सकता कि इसका फ्यूचर क्या है। तो पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्राइसिस या जो जो आप कह लीजिए कि एक स्ट्रैटेजिकल जो क्राइसिस देखने को मिला, दैट वाज योर मिडिल ईस्ट क्राइसिस। इसी तरह से द सेकंड वाज इंडो यूएस टेंशन। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहा 2023 में, जिसकी वजह से हमें जो है कुछ हद तक अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत पड़ी, अपने फॉरेन एंगेजमेंट्स को हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो व्हाट वाज दिस इंडिया यूएस टेंशन ऑल अबाउट? तो एक्चुअली में जब आप देखेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस, तो बहुत पहले की तो मैं क्लास यहाँ अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं बाइडेन और मोदी जी के रिलेशंस की बात करूं, तो आप देखेंगे कि
जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बीच का जिस तरीके का डायलॉग या कन्वर्सेशन रहा, वो तो ये शो करता है कि हमारे रिलेशंस जो अमेरिका के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, वो रिलेशन जो है वो टोटल एक जो हाइट पर है। द होल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज इन अपस्विंग मोमेंट। तो कहीं ना कहीं रिलेशंस हमारे भारत और अमेरिका के बीच में एक सक्सेसफुल रिलेशंस माने जा सकते हैं। और आप देखेंगे G20 में जो बाइडेन जो है वो भारत आए भी थे G20 का सम्मेलन अटेंड करने। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो अमेरिका दौरे पर गए थे बाइडेन के इनविटेशन पर। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों के रिलेशंस बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे हैं, लेकिन इसी अच्छे रिलेशंस में आप देखेंगे थोड़ा सा आपको जो है एक डेंट नजर आएगा, एक तरीके का रिफ्ट, एक तरीके का आपको जो है चेंज नजर आएगा, जब अमेरिका ने भारत के ऊपर यह आरोप लगाया कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट अमेरिका में पन्नू, उसके असैसिनेशन में भारत के ऑफिशियल्स का हाथ है। ये हमारे ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक तरीके से ब्लेम लगाया कि जो प्लॉट जो है पन्नू को असैसिन करने का या उसके मर्डर का जो प्लॉट वहां डिजाइन हो रहा था, कॉन्स्पिरेसी जो डिजाइन हो रही थी, उसमें भारतीय शामिल है, इंडियन ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व। हालांकि हमने इसका जबरदस्त आलोचना की, इसको क्रिटिसाइज किया कि भारत का एज सच कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखेंगे इस जो है इंडिया के ऊपर जो आरोप लगा अमेरिका की तरफ से, इसने इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को थोड़ा सा जो है आप देखेंगे कि उसने हिट किया। और ये हमारे लिए एक इस चैलेंज के फॉर्म में नजर आया कि हम कैसे अब अपने रिलेशंस को अमेरिका के साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, जब अमेरिका की तरफ से यह आरोप लगा था, तो आप देखेंगे उसी से पहले कनाडा ने भी जो है भारत पर यह आरोप लगाया था कि कनाडा में जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जो हैं वहां असैसिनेशन में, उनके असैसिनेशन में जो है इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। तो भारत ने कनाडा के भी इस जो है आरोप को, इस एलिगेशन को जो है हमने वो डिनाई किया, और हमने फुल कोऑपरेशन की बात की विथ अमेरिका ऑल्सो एंड विथ कनाडा ऑल्सो, कि अगर हमको प्रॉपर इनपुट्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ मिल करके टोटल इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखेगी कि क्या चीजें कैसे क्या हैं। यहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने रूल ऑफ लॉ, कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ को एक्सप्रेस किया कि भारत सरकार जो है वो कमिटेड है टू द रूल ऑफ लॉ। और हम प्रॉमिस करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया to look into the role of Indian citizens in the alleged US plot if the information is provided. Means भारत सरकार पूरा कोऑपरेशन करेगी अगर यूएस गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है तो एक तरीके से इंडिया यूएस रिलेशंस के बीच में जो थोड़ी बहुत टेंशन आई, उसने भी जो है वो 2023 में भारत का जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट रहा, उसको थोड़ा सा उसने, आप ये कह लीजिए कि चैलेंज, एक तरीके से चैलेंज देने की कोशिश की। नौ तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब जानते हैं, दैट इज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो आज भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और पता नहीं कब खत्म होगा, अभी भी चलता ही चला जा रहा है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ना इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ? अब अभी सी बात है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए आज देखिए आप 2-2.5 साल से ज्यादा हो गए। अब इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भी भारत के इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, हमारे फॉरेन रिलेशंस के लिए एक तरीके से चैलेंज के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जहां हमारे लिए या दुनिया भारत पर जो है देखने लग गई इंडिया को कि अब इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा, कि हम किस तरीके से रशिया के साथ अपने रिलेशंस को कंटिन्यू रखते हैं, वेदर वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज रशिया और नॉट। अब देखिए, जब ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जब ये ड्रैग हो रहा है, जब ये और खिंच रहा है, तो ये कुल मिलाकर के चैलेंज थ्रो कर रहा है नॉट ओनली टू इंडिया बट टू द वर्ल्ड ऑल्सो, स्पेशली टू द वेस्ट। और इस लड़ाई से, जितनी ये लड़ाई आगे खिंचती चली जाएगी, उतना ही देखिए इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो हैं वो पैदा होंगे, ना सिर्फ भारत के लिए, विश्व के लिए भी।
अब इस दौर में आप देखेंगे कि यूक्रेन जो है वो उम्मीद कर रहा था कि उसको यूरोपियन यूनियन से नियर अबाउट 18.5 बिलियन यूरोस की फंडिंग मिलेगी, हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ अमेरिका से उसको 8 बिलियन डॉलर का यूएस पैकेज मिलेगा, जिसमें उसको कुछ मिलिट्री असिस्टेंस भी प्रोवाइड होंगे, कुछ सैन्य सहायताएं भी दी जाएंगी। लेकिन ये जो पैकेज उसको मिलना था, कि जो फाइनेंशियल हेल्प उसको मिलनी थी, वो ब्लॉक कर दी गई। वो अब उसको मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, इस दौर में, इस लड़ाई के दौर में सबके ऊपर इकोनॉमिकल क्राइसिस या चैलेंजेस जो हैं वो इरप्ट हो रहे हैं। हर देश आर्थिक तौर पर जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल चैलेंज फेस कर रहा है। तो कोई किसकी कितनी मदद कर पाएगा? तो यहां पर अब उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अमेरिकन कांग्रेस में रिपब्लिकन्स ने उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं, आप नहीं देंगे। दूसरा, आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन में हंगरी ने उसके अगेंस्ट जो है वोट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। तो कुल मिलाकर के यूक्रेन को जो ये उम्मीद थी कि उसको इतनी फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी, वो नहीं मिलने वाली। उसी दौर में अब आप देखिए कि 2024 में, इसी साल, रशिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तय है कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो रीइलेक्ट हो जाएंगे। और वो रीइलेक्ट हो जाएंगे तो ये युद्ध जो है वो कंटिन्यू ही रहेगा आगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिपरकशन है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, वो हमारे देश पर भी पड़ना है, हमारे देश की इकोनॉमी पर भी पड़ना है। दूसरा, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो हमारे लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज इरप्ट होकर के आ गया, वो ये रहा कि कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमने ये देखा कि जो मॉस्को है वो बीजिंग की तरफ जो है वो हमें जाता हुआ नजर आया। मींस रशिया जो है वो अपने रिलेशंस चाइना के साथ जो है वो बहुत अच्छे करने में लगा हुआ है, और दोनों के हेड्स जो हैं वो अक्सर हमको बात करते या मिलते हुए नजर आए। तो जितना रशिया चाइना की तरफ मूव करेगा, उतना ही भारत के लिए और भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंज क्रिएट करेगा और वेस्ट के लिए भी क्रिएट करेगा। तो कुल मिलाकर के 2023 के दौर में ये जो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हुआ, इससे ये चैलेंज जो है भारत की फॉरेन पॉलिसी के सामने निकल करके आया, जहां हमने देखा कि रशिया और चाइना जो है वो आपस में ज्यादा दोस्ती करते हुए नजर आए। अब आप देखिए, उसके बाद एक बहुत बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए रहा, दैट वाज मालदीव चैलेंज। हालांकि ये बहुत छोटा सा एक देश है, एक आइलैंड कंट्री है मालदीव, लेकिन यहां से भी हमको बहुत चैलेंज देखने को मिला। और मालदीव ने किस तरीके का चैलेंज जो है थ्रो किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर, उसको डिस्कस करते हैं। नो, मालदीव के नए राष्ट्रपति जो हैं, दैट इज मोहम्मद मोइजू, इन्होंने वहां पर एक कैंपेन चलाया, दैट इज इंडिया आउट कैंपेन। वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है, इसको याद रखिएगा, आपके जो है यूपीएससी में मेंस में आ सकता है। तो इंडिया आउट कैंपेन चलाया, और इसी इंडिया आउट कैंपेन की वजह से वो वहां पर पावर में भी आ गए। अब आप देखें, इस इंडिया आउट कैंपेन के ही साथ साथ उन्होंने इस बात का भी क्वेश्चन उठाया कि वो मालदीव से जो इंडियंस मिलिट्री पर्सनल वहां पर हैं, उनको भी देश को छोड़ने को कहेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मालदीव जो है वो चाइना की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, और जो प्रेजेंट मालदीव के प्रेसिडेंट हैं वो एंटी इंडिया स्टैंड ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स के जो रिलेशन है उस पर इफेक्ट जो है हमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोई भी कंट्री अगर क्लोज जा रहा है चाइना के, स्पेशली हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़ा मतलब जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि अगर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव हैं, ये चाइना की तरफ अगर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं तो। अब आप देखेंगे कि अभी 2-3 दिन पहले एक जो पिक्चर है वो बहुत वायरल हो रही है, दैट इज द पिक्चर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन लक्षद्वीप। तो अभी मोदी जी लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप के दौरे पर जाकर के उन्होंने जो है वहां पर लोगों को लक्षद्वीप विजिट करने का इनविटेशन दिया। उन्होंने ये बताया कि भैया, जो आप मालदीव्स जाते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे ना लक्षद्वीप और मालदीव को, तो आप देखेंगे जो सीनरी है, जो वहां पर एक तरीके से जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको सेम नजर आएंगे। कि आप वहां पर जाएंगे, मालदीव जाएंगे तो वो भी एक आइलैंड है, और लक्षद्वीप जाएंगे तो वो भी एक आइलैंड है।
तो भाई आप मालदीव क्यों जाते हैं घूमने, जब आपके देश में ही खुद इतने सुंदर सुंदर आइलैंड्स, इतने सुंदर सुंदर सीनरीज हैं। तो आप भारत में रहिए, आप भारत में आकर के, लक्षद्वीप में आकर के जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करिए। तो जिस तरीके से भारत और मालदीव, जो अभी ये वहां के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होना पड़ गया इस तरीके का स्टैंड लेने के लिए। तो मोदी जी ने भी अपने आप को जो है चेंज किया और उन्होंने मालदीव को एक लेसन देने की कोशिश की कि अगर तुम इस तरीके के काम करोगे तो हम भी तुमको अच्छा सबक सिखाएंगे। और मालदीव्स की एक अच्छी खासी इकोनॉमी इंडिया से ही चलती है कि लाखों लोग जो है वो मालदीव का दौरा करते हैं, हॉलिडे वगैरह पर जाते हैं। कोविड के टाइम पर भी, जब कोविड आया था तो भी मालदीव्स में अच्छे खासे इंडियंस जो हैं वो वहां पर गए थे। तो जो इंडियंस वहां जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी रन हो रही है भाई। लेकिन अब आप एंटी इंडिया जो कैंपेन चला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको भी कुछ ना कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी मालदीव को काउंटर करने के लिए कि तुम अगर ऐसा काम करोगे तो हम भी मजबूर होंगे ऐसा काम करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या किया, लक्षद्वीप को डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में प्रोजेक्ट करना शुरू किया। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के फॉर्म में प्रोजेक्ट करने के लिए वो स्वयं खुद मालदीव की लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। उन्होंने वहां पर दिखाया कि देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जहां आप आकर के विजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद और क्या रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना। सभी लोग जानते हैं इंडिया का जो सबसे एक तरीके से कह लीजिए फॉरेन पॉलिसी में या हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन है उसमें जो बिगेस्ट वरी है या बिगेस्ट चैलेंज है हमारे लिए, दैट इज योर चाइना। क्लियर। तो चाइना हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक चैलेंज के फॉर्म में हम उसको देखते हैं। और अभी भी चाइना के साथ आप देखेंगे हमारा बॉर्डर इशू चल ही रहा है, वो अभी भी रिजॉल्व हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना के साथ हमारी मिलिट्री राइवलरी है या चाइना के साथ जो हमारा इकोनॉमिकल राइवलरी है या ओवरऑल जो राइवलरी है, वो भी हमारे लिए 23 में फॉरेन पॉलिसी के फॉर्म में या फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में बहुत बड़ा चैलेंज रहा। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर है, दैट इज रशिया, वो हमको देखने को नजर आया 2023 में कि वो बीजिंग की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है इकोनॉमिकल सर्वाइवल के लिए। क्योंकि रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट है तो रशिया को चाहिए पैसा। अब रशियन इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करे, तो रशिया ने अपने आप को चाइना की तरफ मूव करना ना शुरू कर दिया। तो हमने ये देखा कि भाई जिस रशिया को हम अपना सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर मानते हैं वो चाइना की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए 2023 में चैलेंज के फॉर्म में रहा। दूसरा मालदीव, मैंने आपको बताया कि मालदीव भी हमें जो है वो चाइना की तरफ जाता हुआ नजर आया इन द इंडियन ओशन फील्ड। और इंडियन ओशन में अगर चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर इंडियन सिक्योरिटी। तो चाइना का भी एक इशू जो है वो रहा, जो कि कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है। चाइना के साथ हमारा विवाद जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। दूसरा, G20 एंड द ग्लोबल साउथ पोजीशनिंग। नो, G20 का सम्मेलन हमने कराया, बहुत सक्सेसफुल सम्मेलन हुआ। पूरे दुनिया ने देखा कि भारत ने किस तरीके से एक सक्सेसफुल समिट कराया और हमने एक एग्जाम्पल शो किया कि वी आर रेडी, we are prepared, we are in a position to conduct or to hold such a huge summit in future। आने वाले दिनों में हम ऐसे कई सम्मेलन जो है वो ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आएंगे। इस G20 की सबसे खास बात क्या रही? G20 की सबसे खास बात ये रही कि हमने सक्सेसफुली दिल्ली डिक्लेरेशन जो है या ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है वो हमने उसको पास कराया। इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जो हुआ पास, इसमें ग्लोबल साउथ की बात की गई और भारत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं अफ्रीका वगैरह के, उनको हम लीड करेंगे। तो ये जो आइडिया रहा ना लीड करने का ग्लोबल साउथ को, इसको विश्व ने क्या देखा या किस तरीके से देखा वर्ल्ड ने, कि वर्ल्ड के कई देशों ने इसको मान लिया कि इंडिया जो है ना वो अपने नॉन अलाइनमेंट जो लीडरशिप थी, जो हमने नैम शुरू किया था और नैम में जिस तरीके से भारत ने लीड किया, तो दुनिया ने कई देशों ने इसको इस प्रोजेक्ट
इस फॉर्म में जो है प्रोजेक्ट किया, या इस फॉर्म में देखा कि इंडिया जो है वो अपने उसी लिगेसी को, नॉन अलाइनमेंट लीडरशिप की जो लिगेसी है, उसे वो कंटिन्यू करना चाहता है इन द 21st सेंचुरी। तो ये भी एक हमारे लिए 2023 में एक चुनौती का विषय रहा, चैलेंज रहा, कि हमारे ऊपर इस तरीके का एक तरीके से आरोप कह लीजिए, या लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट रहा, दैट इज द इंडियाज एंगेजमेंट विद काबुल। अफगानिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशंस रहे? अब जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन है, तो तालिबान के साथ तो जाहिर सी बात है कि हमारे कोई रिलेशंस होने नहीं है, और हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया तालिबान को एज अ गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमने तालिबान के साथ थोड़ा बहुत जो है वो इंगेजमेंट करना शुरू किया है तालिबान के साथ। और जो हमारी जो एम्बेसीज हैं, जैसे जो भारत की एम्बेसी है काबुल में, वहां पर हमने एक टेक्निकल टीम को भी जो है वो पोस्ट कर दिया है। और वो जो टेक्निकल टीम है वो न्यू दिल्ली में जो अफगानी एम्बेसी है उसके साथ वो कांटेक्ट में है, जिससे कि वीजा वगैरह जो है वो दिए जा सके। और आप देखेंगे कि हमने तो जो है पार्ट टाइम कार्य करना शुरू किया है, अभी अभी तो हम तालिबान के साथ फुल्ली इंगेज नहीं है। वहीं आप देखेंगे चाइना ने हैज पोस्टेड अ फुल टाइम इनवॉय इन काबुल। तो हम देख रहे हैं कि चाइना ने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर दिया, एंड चाइना इज इन फुल कन्वर्सेशन विद तालिबान। भारत अभी फिलहाल एक तरीके से कह लीजिए रिलक्टेंट है, हम फूक फूक के कदम रख रहे हैं तालिबान के साथ। हाँ, यहाँ ये बात है कि तालिबान ने भारत को ये इंश्योर किया है कि जो तालिबानी एम्बेसी है भारत में, वहां पर तालिबानी फ्लैग जो है वो उसको फ्लाई नहीं करेंगे, उसको होस्ट नहीं करेंगे। दूसरा, वो तालिबान नॉमिनक्लेचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम तालिबान को जो है वो एक गवर्नमेंट के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करते। फॉर अस तालिबान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिलाकर के काबुल के साथ भी जो एंगेजमेंट रहा है 2023 में, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे 2023 में, जहां हमको ये देखने को मिला कि नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस जो है वो भारत के सामने प्रेजेंट हुए। अब 2024 में क्या होगा, और 2024 में क्या चैलेंज रहने वाला है हमारे लिए, और क्या प्रोस्पेक्ट है भारत के लिए, मींस क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है 2024 एज फार एज योर फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। अब देखिए 2024 में भारत में इलेक्शन है, और दुनिया भर के कई देशों में इलेक्शन है 2024 में। अब 24 के इलेक्शंस के बाद ये डिसाइड होगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस दौर में चलती है, कौन सा शेप लेती है। क्योंकि देखिए इलेक्शंस का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इम्पैक्ट ये है कि अगर इलेक्शन हुआ, होना ही होना है इलेक्शन, इलेक्शन में गवर्नमेंट किसकी बनती है और किस रूप में बनती है, किस फॉर्म में बनती है, ये डिसाइड करेगा कि भारत का जो है फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो एनडीए की गवर्नमेंट ही जो रिपीट होती है, और अगर वो फुल फ्लेज मेजॉरिटी में आती है, तो आप देखेंगे कि हमारे फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन दूसरा होगा, और लगभग लगभग जैसी चल रही है वैसी ही फॉरेन पॉलिसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ एक बात आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी में है, बहुमत की सरकार है, तो आप देखेंगे हार्डकोर डिसीजंस जो होते हैं वो हम ले सकते हैं, चाहे वो चाइना के अगेंस्ट हो, चाहे वो किसी भी देश के अगेंस्ट हो। लेकिन अगर यही सरकार जो है वो कोएलिशन की है, तब फिर मामला गड़बड़ा सकता है, तब मामला जो है डिफरेंट हो सकता है, तब हमको देखना पड़ेगा, या हम देखेंगे कि आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज पर हम इतने हार्डकोर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डिसाइड होगा कि 2024 में इलेक्शन के बाद क्या होता है। अगर कहीं कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बन गई, तो आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमें थोड़ी सी नजर डिफरेंट नजर आएगी, थोड़ी सी चेंज उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जो इलेक्शन होने जा रहा है वो जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और क्या मैंडेट मिलता है पार्टी को किस तरीके का मैंडेट मिलता है, मैंडेट मतलब whether the party is going to come in full-fledged majority or whether you have a coalition government, okay? लेकिन फिर भी अगर हम
बात करते हैं कि किस तरीके से कैसे क्या आगे के फ्यूचर्स रहने हैं, तो आप देखेंगे कि अमेरिका, कनाडा, ये जो दो ऐसे देश हैं, ये हमारे लिए फिर चुनौती पेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे मतलब जो असैसिनेशन प्लॉट का जो भारत के ऊपर एक आरोप लगा था अमेरिका और कनाडा की तरफ से, वो अभी जो है रिजॉल्व होता हुआ नजर आया नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ भारत के रिलेशंस हैं, ये जो है डिसाइड होंगे कि किस तरीके से आगे क्या होता है। और आप ये देखेंगे कि क्वाड के साथ इंडिया जो है वो क्वाड समिट्स में जो है आप अमेरिका के साथ हमें एक प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी आपको मैं बता दूं कि देखिए, जो बाइडेन को आना था रिपब्लिक डे परेड पर, नहीं आए, मतलब उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं आएंगे। उसी समय क्वाड सम्मेलन भी भारत में होना है, ठीक है। अब वो क्वाड सम्मेलन भी नहीं हो पा रहा है, वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इंडिया और अमेरिका का एक थोड़ा सा रहेगा चैलेंज। और दूसरा कनाडा तो है ही है कि कनाडा के साथ भी जो है उसने भी हमारे ऊपर आरोप लगाया था, तो कहीं ना कहीं वीजा वगैरह इशू करने में, या कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एलिगेशंस वगैरह। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा बायलैटरल रिलेशंस में, वो कनाडा और अमेरिका के साथ हम किस तरीके से अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, ये रहेगा। दूसरा, जो पाकिस्तान का जो एरिया है, ऑब्वियसली बात है, हमेशा ही पाकिस्तान तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस हैं, और पाकिस्तान में किस तरीके से पॉलिटिकल शिफ्ट होता है ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर से हमने आर्टिकल 370 हटाया, तभी से आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रिलेशन रहा है वो और मतलब खराब होने पे आ गया, कि पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने 370 क्यों हटा दिया, या हम हटा नहीं सकते वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, वो तो अपना इशू है, हमारा अपना इशू है, जम्मू कश्मीर हमारा अपना पार्ट है, हम उसको 370 कंटिन्यू रखें या हम उसको हटाएं, उससे पाकिस्तान को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी सिंस 2019 आप ये देखें कि व्हेन इंडियन गवर्नमेंट वाज री-इलेक्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, द टाइज विद पाकिस्तान हैव बीन एट लो। तो जो संबंध है पाकिस्तान के साथ, वो बहुत हमको जो है वो निम्न स्तर पर नजर आ रहे हैं। प्लस पाकिस्तान में भी इलेक्शन है, भारत में भी इलेक्शन है। अब आफ्टर इलेक्शन ये देखना पड़ेगा कि दोनों देश किस तरीके से आगे मूव होते हैं। पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि वो किस तरीके से भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का। नो नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए बांग्लादेश डायनामिक्स। नो, बांग्लादेश भी भारत का एक नेबरिंग कंट्री है, और बांग्लादेश के साथ भी भारत के जो रिलेशंस रहते हैं वो भी थोड़ा सा स्विंग मोमेंट पे रहते हैं, अप्स एंड डाउन जाते रहते हैं। नो, जब से वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट है, तो आप देखेंगे शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पर भारत और बांग्लादेश के बीच एक पॉजिटिव मोमेंट जो है वो नजर आता है। अभी जो है हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश ने तमाम ऐसे समझौते भी किए हैं जिसमें दोनों के बीच जो रिलेशंस हैं वो हमें जो है वो अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं भारत और बांग्लादेश के, अगर वो इम्प्रूव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उस पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और कनेक्टिविटी वहां एक तो देखिए बेहतर हो जाती है। दूसरा, उससे भारत और बांग्लादेश दोनों लोगों को फायदा होता है, पूरे क्षेत्र को फायदा होता है, और दोनों देशों को जो है वो उसका फायदा मिलता है। तो पाकिस्तान के साथ साथ फिर आपका बांग्लादेश का इशू जो है, ये भी एक 24 में एक हमारे लिए आप कह लीजिए एक चैलेंज कह लीजिए, या एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन कैसे इंप्रूव करते हैं। उसके बाद चाइना तो खैर है ही है, अभी भी चाइना के साथ विवाद हमारा चल ही रहा है, बॉर्डर इशू अभी भी हमारा है ही है, इकोनॉमिकल इशू भी रहता है हमारा, तमाम डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम चाइना के साथ अपने बॉर्डर इश्यूज को सॉल्व करते हैं। प्लस आपका जो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है, जो वेस्ट एशियन क्राइसिस चल रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा कि इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द खत्म हो।
अब इस इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट में आफ्टर इलेक्शन 2024 में, इलेक्शन के बाद जो नई सरकार आएगी वो किस तरीके से डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग लेती है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट पर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो मूव है वो रहेगा कि हम किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ना। उसके बाद इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी कैसी रहेगी भारत की 2024 में, टेक्निकल डिप्लोमेसी कैसी रहेगी, ट्रेड डिप्लोमेसी कैसी रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स पे बातचीत चल रही है। बहुत जल्द हम यूनाइटेड किंगडम के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, तो उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। 2024 में ये उम्मीद है कि ब्रिटेन के साथ हमारे इकोनॉमिकल रिलेशंस जो हैं वो और अच्छे होंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 हमारे इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा एरिया रहेगा, बहुत बड़ा ईयर रहेगा। और चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा कि किस तरीके से हम यूके के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी पार्टनरशिप को शेप करते हैं और कैसे हम अपनी इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ आप देखेंगे यूएस के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ टेक्नोलॉजिकल डायलॉग्स हमारे कंटिन्यूड हैं ऑन द इशू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि भारत के इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को इफेक्ट करेंगे 2024 में। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो साल है, अब इलेक्शन के बाद जो नई सरकार बनेगी उसके सामने, और ये इलेक्शन बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे टू शेप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ग्लोबल चैलेंज, कि कौन सी सरकार बनती है, किस मैंडेट की सरकार बनती है और वो कैसे वैश्विक चुनौतियों को रिस्पॉन्स करती है, देखती है। ये देखने वाला जो है विषय रहेगा कि जियो पॉलिटिक्स को हम किस तरीके से लेकर के चलते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आप आइसोलेशन में तो रह नहीं सकते, और जियो पॉलिटिक्स जो है आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और हमेशा से एक इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।